हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों हम उस दिन बात कर ही रहे थे तो एकदम ही झटके से ही सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। उम्मीद नहीं थी इतनी फास्ट हो जाएगा। वैसे अभी जो सिचुएशन है इसमें केवीपीवाई भी होना तो चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रेंज होगा अगर नहीं होता केवीपीवाई पोस्टपोन, क्योंकि हर जगह तो इन्होंने स्कूल्स वगैरह सारा कुछ बंद कर दिया। अच्छा, ओलंपियाड्स हो गए, ठीक है, फिर तो केवीपीवाई भी होगा। फिर तो इन्हें करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, क्या करना था बच्चों, हमें कौन से चैप्टर्स थे? थर्मोकेटी जी, ओके। हाँ बच्चों बताओ। तो इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन का तो आंसर आता नहीं है ना, वो गलत ही है। जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ में बच्चों इन्होंने ना जबरदस्ती एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें अब करना कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही
जैसे आपको जो दिया हुआ है कि u by v is proportional to t की पावर 4, हाँ, तो उसी से ही काम बन जाता है कि u आपको पता है कि u तो खुद t के प्रोपोर्शनल होता है, तो t और v क्या हो गया 4/3 pi r cube, दैट इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। तो यहीं से ही सीधा ही निकल आता है कि t इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, वो आई थिंक बनाना कुछ और चाह रहे थे बट वो बन सिंपल ही गया। एट्थ क्वेश्चन है बच्चों, आपने देखा होगा। वैसे एट्थ क्वेश्चन को करने का जो सीधा मेथड है वो ये है कि आप आपको सीधा क्वेश्चन में दिख रहा है कि एंट्रोपी के बारे में पूछा है, और एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है, तो जो चेंज आना था वो तो दोनों का सेम ही आना था। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन पढ़ते सार आपको वन ऑप्शन को मार्क कर देना चाहिए और सोचना ही नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बाई चांस ये हुआ है कि अगर हम सॉल्व करते हैं कि एंट्रोपी कैसे निकलेगी, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी करके, डी क्यू को आप पुट करोगे एम सी डी टी बाई टी, राइट। आपको थर्मल कैपेसिटी दी हुई है एम सी की वैल्यू 1, तो वो इंटू इंटीग्रल डी टी बाई टी अगर हम करते हैं तो वो होगा क्या कि एल एन टी की टर्म बन जाती है, लेकिन अब जो टी होता है बच्चों वो तो केल्विन में डलता है, तो आइडियली आंसर जो आना था वो एल एन ऑफ 373 बाय मतलब 473 बाय 373 आना था। मतलब वो एल एन टू तो तब आता है अगर आप टेम्परेचर को सेल्सियस में डाल दो, जो कि ऑब्वियसली नहीं डाल सकते, राइट। तो ये क्वेश्चन भी बोनस हुआ था उस साल। आगे बच्चों, 11th क्वेश्चन, रेजिस्टेंस दे दी, टेम्परेचर दे दिया, आपको कहा है कि जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रेट पे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है तो आपको पता है कि टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, उसका लीनियर एक्सप्रेशन मैं बना सकता हूँ 300 प्लस 200 बाय 30 इंटू टी, करेक्ट। ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, वेयर 300 इज नथिंग बट टी नॉट। इसको जब आप बच्चों आर के एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो अब वर्क डन कैसे निकलेगा, वो कि कितनी पावर आपने दी, मतलब पावर का इंटीग्रल, तो फिर आप वी स्क्वायर बाय आर डी टी का इंटीग्रल कर दोगे 0 to 30। ओके, आगे बताओ। एक बच्चों मैंने आपको ये पहले भी कहा था बहुत बार, ये केटीजी में आप देखोगे जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, ये आपके मॉड्यूल में बच्चों गिवन है। प्लीज
फॉर्मूला हमें याद करना है और मीन फ्री पाथ का और रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, सबको ख्याल है आपके केटीजी के मॉड्यूल में ये फॉर्मूला गिवन है। तो अब वो प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूलाज। वो होता क्या है कि स्किप हो जाता है और फिर बाद में हमें सीधा दिखता है कि यार वो क्वेश्चन आ गया, फिर वो गलत होता है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना था, आपको दिया हुआ है एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस एज v रेज टू पावर q। ठीक है, तो अब जब आप वो फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन्स जो होता है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो आप जो एक्सप्रेशन है उससे आपको पता चल जाएगा। तो जो भी टेम्परेचर के साथ जिस तरह भी प्रोपोर्शनल है, तो आपको उन्होंने ये दे दिया कि वो जो भी बनेगा वो v रेज टू पावर q है। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है उसका उल्टा, इनवर्स। तो इसको अब आप कंपेयर करोगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। एडियाबैटिक में आपको पता है कि टी और वी का क्या रिलेशन है, उससे निकल आएगा। अंडरस्टूड? आगे बचो। ये 9th क्वेश्चन का आंसर बचो 4 है। 6th क्वेश्चन, ये बचो आपके मॉड्यूल में मेंशन्ड है, अ, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स होती है दैट इज 3R। ये उससे होगा। 12th का 4 आएगा। 12th क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि जो गैस जो दिया हुआ है ना कि स्मॉल एन मोल्स जो है वो डायटोमिक से मोनोटोमिक में कन्वर्ट हो गए, तो मोनोटोमिक के 2n बन जाएंगे। एक बच्चों, ये जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में क्या है कि वैसे अगर हम इसको सॉल्व करें सीपी माइनस सीवी, तो हमें तो पता है कि सीपी माइनस सीवी जो है वो आर है। तो उसके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन ए इक्वल टू बी, है ना। तो अब बच्चों क्या हुआ था कि ये जिस साल ये आया था उन्होंने आंसर दिया था 3। पीछे तो आई थिंक 4 दिया हुआ है। इसका लॉजिक क्या होगा बच्चों 3 का, बताओ।
तो क्या है कि अब इन्होंने क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये जो स्पेसिफिक हीट है ये मोलर स्पेसिफिक हीट है या मास वाली स्पेसिफिक हीट है। जब हम Cp माइनस Cv को R लिखते हैं वो तो पर मोल है। तो अब अगर देखा जाए, जैसे मुझे पर्टिकुलरली इसलिए याद है कि ये हर कन्वर था बच्चों, जो आपका सीनियर इसकी ऑल इंडिया रैंक 81 आई थी, है ना, उसके टाइम का है ये क्वेश्चन। तो अब वो 2 ऑप्शन मार्क करके आया और मेरे ख्याल से हर कोई, मतलब जैसे जितने हम सब लोग पढ़ रहे हैं तो हम 2 ही मार्क करते हैं, क्योंकि हम केटीजी में हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट की बात ही करते हैं, राइट। उन्होंने बस खुद से इसको मान लिया कि नहीं जी ये तो मास वाली स्पेसिफिक हीट है, तो उस साल चैलेंज भी हुआ था क्वेश्चन, लेकिन तो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उन्होंने इसका आंसर 3 ही माना था, ठीक है। तो नाउ दिस इज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि लक है, मतलब इसका आप कोई ऑन द स्पॉट कोई इलाज नहीं है बच्चों, है ना। अब ये चीज तो ऐसी है कि अब उस साल कौन एग्जामिनर था, किसने रिव्यू किया, फाइनली सारी उस पर डिपेंडेंट रह जाती है। ये हो गए बच्चों। हाँ बच्चों, ये शीट डन। ट्वेल्थ का डी देखो कैसे आएगा। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज F/2 कैपिटल NRT 5/2। अब इसमें से स्मॉल एन कन्वर्ट हो गए, तो बाद में जो एनर्जी बची वो क्या है, F/2 कैपिटल N माइनस स्मॉल एन RT प्लस 3/2 इंटू 2 NRT। हाँ बच्चों, इसमें है कोई डाउट बच्चों इस शीट में, क्या करी नहीं है। वंश किसका कह रहे हो।
23. Free expansion, incorrect statement. Intermediate stages of free expansion are in non-equilibrium stages. We can apply the first law of thermodynamics at initial at final states. Work done by system on surroundings is 0. None of those. तो देखो, जब फ्री एक्सपेंशन होती है बच्चों, हमें उसमें पता है कि क्या होता है कि उसमें डेल्टा W 0 होता है फ्री एक्सपेंशन में, है ना। तो चलो पहले बी ऑप्शन बताओ, ये सही है गलत है? बी तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी भी ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स इज 0। तो बची ए ऑप्शन। एक और पढ़ो ध्यान से, इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन आर इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेजेस। बताओ ये ठीक है गलत है? तो यस, जब तक फ्री एक्सपेंशन हो रही होती है बच्चों, उस टाइम तक तो नॉन इक्विलिब्रियम ही होता है। अगर नॉन इक्विलिब्रियम है तभी तो वो इंटरमीडिएट स्टेज है, isn't it? तो क्या होगा, मतलब इसका फिर आंसर क्या बन जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब डी आ जाएगा, नॉन ऑफ अबव। आगे बचा। सर 1 मिनट, 6 बताना। सिक्स्थ क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम आपके मॉड्यूल में है। सर डाउट ये था, जैसे ऊपर हमारा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम आना होता है, तो उसको हम P1 V1 प्लस P2 V2 क्यों लिख सकते हैं? वो तो सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिख पाते हैं ना। हम तो इस केस में जो करते हैं, आप समझो, जब हम गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हम जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस लगती हैं। एक तो लगती है कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। यस सर। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स हैं P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2। बाद में
जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो बाद में तो सारी गैस एक ही प्रेशर पे आ गई, यस सर। और उस पूरी गैस का वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, और टेम्परेचर भी एक ही हो गया। फाइनली तो इक्विलिब्रियम पे सारी गैस का प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम यस है। सर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन T। दिस इज वन इक्वेशन। अदर इक्वेशन इज कि हम इंटरनल एनर्जी को इक्वेट करते हैं, कि जो पहले इंटरनल एनर्जी थी ओके। F/2 nRT1 प्लस F/2, ये तो N1 यहाँ N2 RT2 इज इक्वल टू बाद में F/2 N1 प्लस N2 ठीक है सर, ठीक। RT। इन दोनों को यूज करते आता है। आगे ये भी तो डन है बाकी। सर 25th में शायद आंसर 1 मोल के हिसाब से गिवन है। 25th में क्योंकि जब आप P में कन्वर्ट करोगे तो फिर N मान लोगे तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। नहीं, 2 मोल्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आप कह रहे हो उससे नहीं आता। 2 से आ रहा होगा। हम्म, अच्छा एक मिनट, मुझे सही से बताना कितने लोगों ने ये शीट करी है। नहीं, मैं मतलब डांटने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम मतलब आइडिया लगाएं कि कितना काम हो रहा है, कितना करना चाहिए उस सेंस में। तो इसलिए मुझे बताओ सारे कि किस किस ने ये शीट करी है अभी तक। जो मुझे समझ आ रहा है शायद नवदा ने की है, विदुषी ने की है, और वंश ने की है। इज इट बच्चों, बताओ मुझे।
नहीं देखो बच्चों, ऐसा है कि जो शीट 2 थी है ना, शीट 2 में तो टोटल क्वेश्चंस शायद कितने थे हमने जो अभी डिस्कस किए हैं, मेरे ख्याल 25-30 क्वेश्चन थे मैक्सिमम। ये 12 और 13, 25 क्वेश्चन थे ना। तो मतलब हम मतलब रिवीजन के नाम पे सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे बच्चों? इतना ही टाइम मिल रहा है, इज इट? मतलब अगेन मैं बच्चों जानना चाह रहा हूँ ताकि हम आगे का प्रॉपर प्लान बना सकें। मतलब कहाँ पे टाइम जा रहा है? आप बाकी सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस कर रहे हो? मतलब इस हिसाब से तो ये हुआ कि जैसे 25 मान लो अभी किए हैं, जो आगे वाला जो दूसरा हमारा चैप्टर है शायद 25 उसके होंगे, तो इसका मतलब तो 50 क्वेश्चंस हुए है ना पर वीक। क्या आप बच्चों बाकी सब्जेक्ट्स में भी 50 क्वेश्चंस कर रहे हो पर वीक? नो सर। कितने कर रहे हो? सर मैथ्स की शीट में तो मतलब 100 अप्रोक्स तो हैं एक शीट में, हम्म। और हमारी केमिस्ट्री में टेस्ट है और साथ में शीट्स में 60-70 क्वेश्चंस हैं, और अलग से कुछ 100 क्वेश्चंस वाली भी हैं, वो हम्म। कुछ रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की हैं बट। हम्म। नहीं तो इज इट कि वो तो कुछ वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स की है ना जो आप कह रहे हो? यस सर। तो वही मेरा पॉइंट है कि जैसे मैथ्स में भी उसके मतलब ऐसा क्यों है कि हम मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री में 80 क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहाँ 25 कर रहे हैं? ये मुझे सारे लोग रीजन दो बच्चों, चाहे अनम्यूट करके चाहे चैट में, ताकि हम आगे के लिए एक फिक्स स्ट्रैटेजी बना पाए। फिर लाइक मेरा तो ऐसे था कि मैंने कुछ लेक्चर्स देखने थे पिछले साल के थर्मो के केमिस्ट्री में। हम्म। तो सर लाइक अभी सबका पूरा पूरा करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ओके। एंड सर मतलब जितनी एफिशिएंटली वहां पे पढ़ाई होती है आईक्लास में उतनी घर पे नहीं हो रही। हम्म। बाकी लोग, गुसाहिल? देखो बच्चों, नो डाउट कि अभी एक चेंज है ना, कि घर पे आपको लग रहा होगा कि अभी आप आईक्वेस्ट आ रहे थे, आईक्वेस्ट से घर पे करना पड़ रहा है। बट सी, बात समझो ना, अब ये किसी के हाथ में नहीं है अब ये। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम ये सोचते रहें कि हाँ जी अब सेट नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा, और हम टाइम वेस्ट करते रहें। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम मतलब जैसे भी है उसको अडेप्ट करें और लगें काम पे, है ना। ये तो देखो अपने आप को समझाने की बात होती है। अब फाइनली तो देखो आपने ही पढ़ना है। इतना कितना फर्क पड़ जाएगा कि आप एक मतलब घर पे एक अलग कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो वर्सेस वहां पढ़ रहे हो। मतलब समझाने की बात है ये। जब आप अपने आप को उस तरह से मेंटली स्ट्रांग करोगे तो अपने आप वहां पे भी होना शुरू हो जाएगा। आप सोचो, आपके ही बैच के कुछ बच्चे हैं ना जो मतलब पूरा साल जब ऑप्शन थी तो भी ऑनलाइन ही आए, कि उन्हें लगा कि हम तो चल वैसे ही अच्छे से कर लेते हैं।
तो यू कैन जस्ट होप कि हाँ भाई वो सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए कि आप दोबारा वहां आना शुरू कर दो। बट बच्चों, इतना उससे चेंज नहीं आना चाहिए कि मतलब हम सोचें कि हाँ हम सब कुछ रोक के बैठ जाएं। ठीक है ना? तो बच्चों कोशिश करके बढ़ाओ, मतलब सारी सिचुएशन में चलो मैं मान रहा हूँ कि हाँ 11th आपको रिवाइज करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, वो लगना भी चाहिए, है ना? उसमें कोई कुछ कोई गलत नहीं है, कोई हार्म नहीं है। बट थोड़ा सा तो हमें बच्चों खींच के टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैं फ्रैंकली शीट 1 के फेवर में नहीं था। शीट 1 तो मतलब उसमें सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस हैं। मैं तो ज़्यादा वो चाह रहा था कि जो मैंने आपको बाद में शीट्स दी थी, एटलीस्ट वो भी हम करनी शुरू करें। मतलब हम ना एक सिंपल टारगेट बनाते हैं बच्चों, हम बहुत ज़्यादा नहीं एक्सीड करते, बट इतना रखें हम कि अ, एक तो शीट 2 करो आप, और जो दूसरा अगली है लेट्स कॉल इट शीट 3। शीट 3 के हम पर चैप्टर 30 क्वेश्चंस करने तो स्टार्ट करें। शीट 1 छोड़ दो, ठीक है? शीट 1 सिर्फ वो करो जिसको लग रहा है कि भाई हाँ मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही वीक है, वो जाना शीट 3 छोड़ के शीट 1 करो। लेकिन अगर आपका मॉडरेटली भी ठीक है तो आप शीट 2 करो और उसके बाद फिर शीट 3 करो बच्चों। और फिक्स कर लेते हैं बस कि शीट 3 के बस फर्स्ट 30 क्वेश्चंस करने हैं और नहीं, ठीक है? तो मतलब 30 क्वेश्चंस का मतलब है कि टोटल जो मैं आपका काम बढ़ा भी रहा हूँ, अगर आप सोचो तो मतलब कितना टाइम लगेगा, घंटा 1.5 घंटा, इतना तो आराम से हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो उससे हमारी बच्चों तैयारी बहुत थॉरो हो जाएगी। बाकी चलो ये है कि अगर आप इस तरह सोचो, मतलब जो अपने मेन बड़े चैप्टर थे वो तो इस वीक के बाद निकल जाएंगे ना। इसके बाद तो जो चैप्टर्स हैं वो अ, एक आधा वीक होएगा, जब वो मैकेनिक्स वगैरह आएगी तब तब हेक्टिक होगा, है ना? तब देख लेंगे। बट हमने बच्चों ये तो टारगेट रखना ही है कि 60 क्वेश्चंस तो करने ही हैं हमने। ठीक है बच्चों? कोई यस भी नहीं बोल रहा। यस सर। ठीक है, चलो फिर अभी कुछ और करना है? अगली क्लास में क्या है अपना?
मैग्नेटिज्म, चलो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर सबने ना करना है अब मैग्नेटिज्म के शीट 2 और शीट 3 के फर्स्ट 30, और आपको जो दिखेगा अभी कुछ मुश्किल भी नहीं है, वो आराम से हो जाएंगे। राइट, चलो फिर लग जाओ बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।